हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान पशुधन साख भर्ती 2023-24 के बारे में बात करने वाले। तो डियर पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, क्या मैम पशुधन साख भर्ती 2023-24 में आएगी तो कितने पदों पर आएगी, क्या हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग ज्वाइन कर लें, ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें, क्या हम आज से पशुधन साख की तैयारी करें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, कितने घंटे पढ़ें, बुक कौन सी बेस्ट है, किस सब्जेक्ट पर कितना कमांड करें, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें, राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें, अभी हम डिप्लोमा कर रहे हैं क्या हम पशुधन साख की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का हम जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज डियर स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको आप पशुधन साख की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम नहीं बोलेंगे आपको कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, बट प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या भर्ती 2023-24 में आएगी क्या। तो भाई इस बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और बता चुके हैं कि भर्ती आने वाली है, 100% भर्ती आने वाली है। क्योंकि जब आपको पता है कि हमारा जो बजट पेश किया गया था 10 फरवरी को, हमारा जो राजस्थान सरकार गहलोत सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया तो उसमें बताया गया था भाई 1200 केंद्र आपके खोलने की घोषणा की गई है। तो भाई वैकेंसी आने के 100% चांसेस है। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई भर्ती आने वाली है तो कब तक आएगी। भाई 2023 का बजट है, 2023 के बजट में आपकी भर्ती की घोषणा हुई तो 2023 में ही भर्ती आने के चांसेस है। अब मेन बात आती है कि भाई खास बात ये है, अब बात आती है कि भाई पशुधन साख की तैयारी कैसे। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए। देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस एग्जाम में कितना कॉम्पिटिशन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि भाई इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब भी आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस निकलवाना है। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, इसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरी बात, जब इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी टू टाइप के स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं एलएसए की। कैसे टू टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ए टाइप, ए और बी, मतलब हम दो मान लेते हैं। ये कुछ ए टाइप के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो अभी जिन्होंने अभी मतलब वेटनरी डिप्लोमा है वो पास किया है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट अभी पहली बार एलएसए का एग्जाम देने वाले। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले दे चुके, किसी कारणवश वो रह गए और दोबारा ये एग्जाम देने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना होगा ताकि आपको पता चल सके कि भाई इसमें ये सिलेबस है और इस अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। दूसरी बात, इसके लिए आपके पास जितने भी इस एग्जाम का पशुधन साख एलएसए का जो एग्जाम है उसके ओल्ड पेपर जो है, पुराने पेपर है, वो आपके पास होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि किस टाइप का एग्जाम पेपर आता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, वो आपके पास होने ही चाहिए। एलएसए की तैयारी करने के लिए जो मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि भाई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे, तो उनके लिए क्या होगा, देखो उनके पास सबसे पहले वो अपना बेस क्लियर करें। बेस क्लियर कैसे होगा कि अभी जैसे वो कॉलेज पास आउट किया है उन्होंने, तो कॉलेज के नोट्स होंगे उन्हें पढ़ें वो, ताकि उनका जब बेस क्लियर होगा, जैसे ये कोचिंग करने जाएंगे तब इनका जब बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो कोचिंग में अच्छे ढंग से समझ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले वो अपना बेस क्लियर करें। बेस क्लियर होगा, जिन्होंने जिस कॉलेज से ये वेटनरी डिप्लोमा पास किया है उसके जो नोट्स होंगे उनको पढ़े। इसके अलावा कि भाई बात आती है कि इन स्टूडेंट्स को कोचिंग करने की ज़रूरत होती या नहीं होती, तो भाई जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कोचिंग जरूर करें। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स साइकोलॉजी बनी होती है, यार अगर मैं कोचिंग करूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर मैं कोचिंग नहीं करूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। कोचिंग की अगर बात की जाए ना सिलेक्शन में, तो कोचिंग का हाथ यार 10% होता है। अब आप सोचोगे 10% हमारे सिलेक्शन में कोचिंग का हाथ होता है, कैसे। अब देखो हम आपको बता ही देते हैं। देखो 10% सिलेक्शन में का हाथ होता है हमारी कोचिंग का, 50% हमारा खुद का हाथ होता है हमारे सिलेक्शन में, एंड 40% सिलेक्शन में हाथ किसका होता है, भाई हमारे पेरेंट्स का होता है। कैसे, कोचिंग में क्या होता है कि जो चीज हम पढ़ चुके हैं, हमने जैसे कि आपने वेटनरी की हुई है, आपने कॉलेज भी किए, कॉलेज का जो डिप्लोमा किया था उसके जो नोट्स है वो आप पढ़ चुके हो, अब आपको गाइडेंस दिया जा रहा है।
जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगती है, आपको समझ नहीं आती, तो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट पैदा किया जाता है कोचिंग में एक अच्छे गाइडेंस मिलता है, और हमें जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती उन सारी चीज़ों में हमें इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। फाइनली पढ़ना तो हमें ही होता है, कितनी भी आप कोचिंग कर लो, अगर कोचिंग करने से सिलेक्शन हो जाए तो हर कोई कोचिंग कर ले, कोचिंग का 10% हाथ होता है, फाइनली हमको ही पढ़ना पड़ता है और तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। तो कोचिंग का 10%, कोचिंग में हमें पढ़ने पर हमें क्या होता है कि भाई एक अच्छा गाइडेंस मिलता है, और जो सब्जेक्ट हमें हार्ड लगती है उस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट, ताकि हम अच्छे ढंग से पढ़ सके। फाइनली तो हमें ही पढ़ना होता है। 50% हमारा खुद का हाथ होता है, हमारी खुद की मेहनत होती है, और 40% हमारे पेरेंट्स होते हैं। अब पेरेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं भाई। कैसे होते 2 टाइप के? एक पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, अरे पढ़ भाई, उसकी फैमिली में सारे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, तो उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं पढ़ पढ़ पढ़, उस पर इतना प्रेशर डालते हैं कि वो नेगेटिविटी, वो डिमोटिवेट हो जाता है, वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। और एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि बेटा एक बार तू अपना 100% दे के तो देख, अपनी पूरी मेहनत तो कर, सिलेक्शन हो या ना हो कोई बात नहीं, बट तू अपना 100% अपने पूरे एफर्ट्स लगा, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये जो बच्चे होते हैं इनको क्या करते हैं, ये जो पेरेंट्स होते हैं ये मोटिवेट करते हैं, ये जो पेरेंट्स होते हैं डिमोटिवेट करते हैं। इसलिए कोई भी अपने बच्चों को डिमोटिवेट ना करे, उन्हें सपोर्ट ही करे पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या होता है, अगर ये डिमोटिवेट करेंगे तो भाई इसका सिलेक्शन, जितना % पेरेंट्स डिमोटिवेट करेंगे उतना % इसका सिलेक्शन घट जाता है। तो ये होता है। सेकंड बात, अब हम कहाँ पढ़ते, तो इनको भाई कोचिंग करने की भी जरूरत होती है। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले कोचिंग कर चुके हैं और वो दूसरी बार एग्जाम देने वाले हैं, तो भाई इनके लिए क्या होता है कि देखो, अगर सबसे पहले तो आपके पास कोचिंग के नोट्स होंगे, आप वो पढ़े, कोचिंग के नोट्स पढ़े, इसके बाद स्पेशली कोई गाइड खरीद सकते हो, उसके लिए आप वो गाइड पढ़े, और उसके लिए एंड आपके पास जो कॉलेज के नोट्स है वो आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा मटेरियल आपको इकट्ठा करने की जरूरत है नहीं, आपको ओनली एक ही गाइड पढ़ने, 10-20 गाइड इकट्ठा नहीं करना आपको। कि अभी मार्केट में कोई नया गाइड आया तो आप वो लेकर आ गए, नो, एक गाइड को 10 बार पढ़ोगे वो बेस्ट है, बजाय 10 गाइडों को आप एक बार करके पढ़ोगे। तो आपको एक गाइड लेना है, कोचिंग के नोट्स लेने हैं, एंड आपके कॉलेज के नोट्स होंगे, वो आपको स्टडी में अच्छे ढंग से करना, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। दूसरी, अब बात आती है कि राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना होगा। देखो, राजस्थान जीके के लिए सबसे पहले देखो, राजस्थान जीके हमारे सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, LSA सिलेक्शन में। कैसे कि देखो, राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, और 80 क्वेश्चन आते हैं हमारे वेटनरी साइंस के आते हैं। टोटली बात की जाए तो 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। देखो, अगर जो हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो, चाहे वो सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हो, जिन्होंने अभी कॉलेज पास किए, उनकी वही सब्जेक्ट थोड़ा ठीक ठाक रहता है, सब्जेक्ट सबका ठीक रहता है, बट जीके जो है वो थोड़ा जीके ही निर्भर करता है हमारे सिलेक्शन में। ऐसा बहुत समझा जाता है कि भाई जीके ही इंपॉर्टेंट होता है, जीके हमारे सिलेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात की जाए भाई जीके की तैयारी कैसे करें, तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक गाइड, अच्छी सी एक गाइड लेनी है, जो आपके कोचिंग के नोट्स हो वो आपको पढ़ना है, एक अच्छी आपको गाइड लेनी है। उसके बाद में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी ओल्ड पेपर है, जैसे कि हमारे कुछ भी हो, जैसे कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम होता है, उसमें जीके के क्वेश्चन आप देखें, सारे ओल्ड पेपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो आप देखें। पहली बात, जैसे कि आपने ज्योग्राफी ली, तो ज्योग्राफी में आप उन टॉपिकों को पढ़ो पहले राजस्थान जीके में जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको इजी लगता हो और जिनमें से क्वेश्चंस आते हो। पहले आपको वो सब क्वेश्चंस पढ़ो, जैसे कि भौतिक प्रदेश है, खनिज है, परिवहन है, इन सारे टॉपिक्स में हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही है। तो पहले आप उन टॉपिकों को पढ़ो जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई इस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो आप लो, जैसे कि 2018, 2016 का है, 18 का है, 22 का जो है, 2016, 18 और 22, इनके ओल्ड पेपर लो आप, और इसमें देखो 16 में देखो कि भाई जीके के किस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 में देखो, 20 में देखो, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक्स को स्टार्ट करो पढ़ना। मतलब टॉपिक्स तो आपको सारे पढ़ने, पर उस टॉपिक पर थोड़ा कम ज़्यादा कमेंट करो। ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने, जीके आपको क्लियर करनी है। इसके लिए आप एक स्पेशली गाइड्स ले सकते हो। देखो, ज्योग्राफी के लिए तो अभी सबसे बेस्ट माना जाता है डॉक्टर हरिओम सक्सेना जी की बुक आती है, वो बहुत ही शानदार बुक है, NCERT की बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है वो, तो वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो और ले सकते हो, बहुत अच्छी गाइड है। बट एक ही गाइड आपको पढ़ना है, 10-20 गाइड आपको नहीं पढ़नी, एक गाइड को 20 बार पढ़ो,
बहुत है, पर 20 गाइडों को एक एक बार करके पढ़ोगे तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये गाइड आपको लेना है, वो आप पढ़ सकते हो। फिर आपको जैसे ही आपकी ये गाइड कंप्लीट होती है, आपको क्या करना है, एमसीक्यू देने हैं, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है। जितने भी क्वेश्चन है अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन है, पता है खास बात ये कि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अभी तक आपने देखा होगा बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देती है। नए क्वेश्चन कम बनाती है बट रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देती है। तो आप ये सारी जो जीके की तैयारी है बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे ढंग से करें और एक गाइड को पढ़े, बार बार क्वेश्चंस जो हैं ओल्ड पेपर के उन्हें देखे टॉपिक वाइज से। और रिवीजन जब भी आपको करना हो तो भाई याद रखना, रिवीजन ऐसे नहीं होता कि आपको लिख के एक आपके पास जो आपके नोट्स बुक है, जो भी नोटबुक है आप उससे रिवीजन कर रहे हो, और एक पास आपके पास रफ कॉपी होनी चाहिए। जो भी आप उसमें करो लिख के करो ताकि वो अच्छे लॉन्ग टाइम तक हमें याद रह सके। तो ये हमारी क्या हो गई, राजस्थान जीके की हो गई कि आप ऐसे राजस्थान जीके के प्रिपरेशन। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि किस सब्जेक्ट पर हम ज्यादा फोकस करें, कौन सी सब्जेक्ट है जिस पर हम ज्यादा कमांड करें। तो भाई देखो ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमारे 80 क्वेश्चन हमारी वेटनरी साइंस से आते हैं तो 40 क्वेश्चन हमारी जीके के आते हैं। अब भाई बात की जाए तो देखो, आप अगर इसकी बात की जाए वेटनरी साइंस की, तो पर सब्जेक्ट से 8 क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो सब पर आपको सेम ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप एनाटॉमी तो पढ़ रहे हो और आपने जेनेटिक्स को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आपको सारी सब्जेक्टों पर अच्छे से, सारी सब्जेक्टों पर एक साथ सिक्वेंसी के साथ आपको पढ़ना है। हाँ ऐसा कर सकते हो, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको ईजी लगे पहले आप वो पढ़ो। जैसे कि आपको 5 सब्जेक्ट आपने वो पढ़ लिया जो आपको ईजी लगे, तो इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में क्या हुआ, आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको लगेगा हाँ यार मैंने 5 सब्जेक्ट तो पढ़ लिए तो इनसे तो मेरा गलत नहीं हुआ, अब मेरी तैयारी तो है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे कुछ आता नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको इजी लगे सबसे पहले आप वो पढ़ो। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सब्जेक्ट एनाटॉमी पढ़ लिया तो अपने फिजियोलॉजी को छोड़ दिया, गायनोलॉजी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भाई इस सब्जेक्ट पर आपने ज़्यादा ध्यान दे लिया, इस पर कम दे लिया, तो ऐसा नहीं है। राजस्थान जीके की बात की जाए तो भाई राजस्थान जीके को भी उतना ही इंपॉर्टेंस ही देनी है। इसके लिए आपको देखो पहले पढ़ो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं तो ज्योग्राफी को पढ़ो। हिस्ट्री के पहले वो क्वेश्चन पढ़ो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1857 क्रांति है, एकीकरण है और मेवाड़ का इतिहास है। इसके बाद में तो आपको वो टॉपिक्स पढ़ने जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको देखना है। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि भाई जब आप ओल्ड पेपर देखोगे ना तब आपको ये पता चलेगा। तो ये ऐसे आपको अपनी जीके की तैयारी, सब्जेक्ट की तैयारी, ऐसा नहीं कि भाई एक सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा कमांड करो दूसरी पर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो भाई ऐसा तो चलेगा नहीं। आपको सारी सब्जेक्ट को एक सिक्वेंसी के साथ आपको पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे वो आप पहले पढ़ लो ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी लगेगा हाँ भाई मेरी तैयारी तो है। ऐसा नहीं लगेगा आप डिमोटिवेट नहीं होगे। तो जो इजी लगे पहले वो पढ़ो। तो सब्जेक्ट तो आपको सभी पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात आती है कि भाई हम एलएससी डिप्लोमा की स्टडी अभी कर रहे हैं, क्या हम भी एलएससी की तैयारी कर सकते हैं? तो हाँ भाई आप भी कर सकते हो। कैसे? देखो आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, माना क्या अभी फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की आपके पास बुक होंगी, 5 बुक आती है फर्स्ट ईयर में, तो उसके साथ अभी कॉलेज के नोट्स पढ़ो। कॉलेज के नोट्स के साथ आपको क्या करना है भाई, कॉलेज के नोट्स पढ़ो। स्पेशल एक गाइड ले लो, वो गाइड आपको पढ़ना है। उसमें ओनली अभी अब तक आप फर्स्ट ईयर में तो आपको ओनली इस गाइड की 5 सब्जेक्ट होती है तो 5 सब्जेक्ट ही आपको पढ़नी है। तो आप ये भी कॉलेज की स्टडी के साथ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर कॉलेज की स्टडी के साथ तो यार बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। कॉलेज की स्टडी के साथ साथ पहले से जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी भी तैयारी करें, बहुत ही शानदार तरीका होता है। एंड जीके की स्पेशल गाइड ले सकते हो, वो आप पढ़ सकते हो, या फिर जीके की स्पेशल कोई कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। अगर आप कॉलेज जाते हो तो ये भी आप तैयारी कर सकते हो। अब बात अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई अभी तो भर्ती है ही नहीं तो अभी हम स्टडी क्यों करें, अभी भर्ती आने के कोई चांसेस हैं और या नहीं भी हैं तो अभी से हम पढ़ाई क्यों करें? तो भाई अभी से आप पढ़ाई नहीं करोगे तो देखो सबसे अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई अभी तो भर्ती आ नहीं रही, अभी पता नहीं भर्ती आने के कितना टाइम हो। स्टूडेंट सोच रहे कि अभी भर्ती आएगी, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, अब हम तैयारी क्यों करें? तो भाई देखो एक बात आपको बताते हैं कि पर डे नंबर ऑफ वैकेंसी घटती जा रही है, नंबर ऑफ पब्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। पर ईयर नंबर ऑफ, आप हर विभाग में देख लो यार, हर विभाग में नंबर ऑफ वैकेंसी डाउन होती जा रही है, नंबर ऑफ पब्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो आप सबको पता है कि हमारे राजस्थान में वेटनरी के 70 कॉलेज हैं। अगर इन 70 कॉलेज हैं और इससे आपको सबको पता है कि हर कॉलेज में 100 सीट होती है, तो 7000 स्टूडेंट पर ईयर क्या कर रहे हैं, पास आउट हो रहे 7000 स्टूडेंट। अब देखो कि आप अगर कितने स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे,
कितने स्टूडेंट्स में कंपटीशन है। तो भाई कंपटीशन ज़्यादा है, एक दिन में आप एलएसए की तैयारी नहीं कर सकते, 2-4 महीने में तैयारी नहीं कर सकते। इसके लिए कम से कम 5-6 महीने आपको लगेंगे कि अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फिर आप सोचोगे कि भाई भर्ती आएगी मैं तभी करेंगे, तो भाई उस टाइम आपसे लोग बहुत आगे निकल जा चुके होंगे और तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपको लगेगा कि यार अब तो एग्जाम आ गया, अब क्या करूँ। तो इसलिए अच्छा है कि यार अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट करो। अब बात आती है कि भाई कितनी कौन सी बुक बेस्ट है। अब बुक के बारे में बात कर रहे हैं, बुक कौन सी बेस्ट है। तो देखो बुक की अगर बात की जाए तो भाई मार्केट में सारी बुक बेस्ट होती है। स्पेशली अगर वेटनरी की बात की जाए तो कम से कम 10 गाइड चल रही है, वेटनरी एलएसए की 10 गाइड चल रही है। अब बात किया तो सबसे बेस्ट बुक की अगर बात की जाती है तो पशु आयोगम बुक होती है। डॉक्टर शैलेंद्र तंवर जी की बुक आती है पशु आयोगम, बहुत ही शानदार बुक है। और ये बुक जब भी आप परचेज करो तो भाई आपको न्यू संस्करण ही लेना, तृतीय संस्करण ये बुक का आपको लेना है। बहुत ही शानदार बुक है पशु आयोगम, ये ले सकते हो। एंड जो भी आपको अच्छा लगे यार, जो भी आपको समझ में आया वो बुक अच्छे से ले सकते हो। एक बुक आपको परचेज करनी है और उसको बार बार रिपीट करना है, बार बार उसका ही रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है आज नई मार्केट में नई गाइड आई तो वो आप ले आए, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको एक गाइड लेनी है और उसको बार बार में उसी का रिवीजन करना है। तीसरी अब बात की जाए कि भाई कितने घंटे पढ़ाई करें इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, स्टडी कितने घंटे करें। तो भाई स्टडी ऐसी है कि जो भी आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 8 घंटे सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा। तब तक आप क्योंकि भाई बहुत स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, हर ईयर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो सेल्फ स्टडी कम से कम 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। अब बात आती है कि भाई एग्जाम में कितना क्वेश्चन राइट करना अनिवार्य है, तो भाई वो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये और उस टाइम डिपेंड करता है कि उस टाइम जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो उस टाइम आपका माइंड सेट किस तरीके से काम कर रहा है या फिर आपकी तैयारी कैसी है। उसी टाइम जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तभी पता चल पाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि आप कितने क्वेश्चन, वो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। दूसरी बात आती है कोचिंग, क्या पढ़े, नोट्स पढ़े या गाइड पढ़े। तो भाई आपको कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, आपको गाइड भी पढ़ना है और स्पेशली आपके कॉलेज के नोट्स हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो, ये आती है। अब बात आती है कि भाई कट ऑफ की, अब बात आती है कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये स्टूडेंट देखो मेरी बात समझ में नहीं आती, एग्जाम हुआ नहीं, अभी वैकेंसी आई नहीं, अभी पूछ रहे कट ऑफ क्या रह सकती है। तो भाई ये कट ऑफ जो है ये वो लोग पूछते हैं जिनकी तैयारी अभी अच्छी ढंग से होती नहीं है और वो लोग पूछते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ की अगर बात की जाए तो भाई कट ऑफ तो पेपर के लेवल के आधार पर ही पता चलेगा। जो लेवल आपका एग्जाम का लेवल होगा उसी आधार पर आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर लेवल थोड़ा टफ है तो डाउन रहेगी, अगर लेवल थोड़ा इजी है तो थोड़ी हाई जा सकती है। तो ये कट ऑफ उसी पेपर लेवल के आधार पर रहती है। तो दोस्तों आप एक अच्छी सीक्वेंसी के साथ अपनी तैयारी करें। आपको क्या करना है, आपके जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपको बहुत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो ये एक अच्छी सीक्वेंसी के साथ अपनी ऐसी तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।